हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपके दिल दहल जाएंगे। दोस्तों, आपने कईयों की प्रेम कहानी सुनी होगी और उनके सुखद अंजाम भी देखे होंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्रेम कहानियाँ की अंतिम मंजिल शादी ही होती है और हम सब ये भी मानते हैं कि अगर कोई दो प्रेम करने वाले शादी कर लेते हैं तो उनकी जीवन बहुत ही सुखी और प्रेम के साथ एक दूसरे का साथ देते हुए गुजरती है। पर दोस्तों, कुछ प्रेम कहानियाँ ऐसे भी होते हैं जो अपनी मंजिल यानी शादी के मुकाम को तो प्राप्त कर लेते हैं पर बाद में उस शादी के रिश्ते को निभाने में असमर्थ होते हैं और ऐसा कुछ कर गुजरते हैं जिसकी कल्पना हम सब नहीं कर सकते। दोस्तों, रिश्ते में अनबन कैसे किसी इंसान को हैवान बना देती है, आज हम इस कहानी में जानेंगे। दोस्तों, इस कहानी के जो वाक्य हैं वो एक सच्ची घटना है और आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसे अपने विवेक से सुनें। दोस्तों, यह कहानी ऐसी है जिसकी घटना ने पूरे भारत को हिला के रख दिया था। एक इंसान के अंदर कितनी दरिंदगी छुपी हो सकती है, आज हम इस कहानी में जानेंगे। दोस्तों, एक व्यक्ति जो पिछले 11 सालों से जेल में बंद था, वो एक दिन अदालत को एक खत लिखता है जिसमें उसने अर्जी डाली थी कि कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर जाना चाहता है, अपने बच्चों से मिलना चाहता है, एक बार उन्हें देखना चाहता है जो अभी 18 साल के हो चुके होंगे। उस व्यक्ति ने उन्हें 11 सालों से उन्हें नहीं देखा है और व्यक्ति ने अपने परिवार से मिलने की इच्छा जाहिर किया होता है। पर दोस्तों, कोर्ट उस व्यक्ति की खत मिलने और उसकी इच्छा जानने पर सोच में पड़ जाती है कि उसे कुछ दिनों के लिए बाहर जाने देना चाहिए या नहीं, क्योंकि जो जुर्म उस व्यक्ति ने किए थे वो कोई आम जुर्म नहीं थे, बल्कि ऐसा खौफनाक जुर्म था जिसने एक बार खूब सुर्खियां बटोरी थी और उसके जुर्म को जानकर पूरे भारत हिल गया था। दोस्तों, जब इस पत्र की खबर अखबार में छपती है तो लोगों में फिर से 11 साल पुरानी वाक़या उनके आंखों के सामने आ जाता है। वो खौफनाक मंजर लोगों के दिलों से फिर उभर के सामने आ जाती है जिसे उस व्यक्ति ने अंजाम दिए थे। फिर से लोगों में यह कहानी एक चर्चा का विषय बन जाती है। दोस्तों, यह कहानी है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रकाश नगर की। एक व्यक्ति जिसका नाम राजेश गुलाटी है, उसकी पत्नी 57 दिनों से लापता थी और कहीं मिल नहीं रही थी, जिसका नाम अनुपमा था। अनुपमा 17 अक्टूबर 2010 से लापता हो गई थी और किसी को उसकी कोई खबर नहीं थी और ना ही उसे किसी ने कहीं आते जाते देखा था। 37 साल का राजेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसके 2 जुड़वा बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। राजेश अपनी पत्नी के ना मिलने पर काफ़ी परेशान था क्योंकि बच्चे स्कूल जाते थे और उनकी देख रेख सब राजेश को अकेले ही करना पड़ रहा था। उनके बच्चे की उम्र उस वक्त करीब करीब 6 से 7 साल थी। राजेश अपने माता पिता और अपने ससुराल के लोगों से भी अपनी दुख जाहिर करता है। उसके बाद 11 दिसंबर 2010 को अनुपमा का भाई एसके चौधरी जो दिल्ली में रहता है, अचानक राजेश का घर आ जाता है। शुरू में तो राजेश उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे उसकी घर आने की खबर नहीं थी और उसे घर में अंदर आने से मना करने लगता है, पर वह अंदर आ जाता है। अनुपमा के भाई को राजेश का यह बर्ताव थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो राजेश से बोलता है कि दीदी को गायब हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और उसका कोई पता नहीं चल रहा है, हमें पुलिस में चलकर उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। पुलिस ज़रूर अनुपमा को खोजने में हमारी मदद करेगी। राजेश गुलाटी पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने साला को सोफे में बैठाकर खुद नहाने के लिए बाथरूम जाता है। तभी एसके के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। यह मैसेज उसकी लापता बहन के नंबर से आता है जिसका फ़ोन पिछले 57 दिनों से ऑफ था। उसमें लिखा था कि भैया, अब तुम मेरा इंतज़ार मत करो, मैं कभी लौट कर नहीं आऊँगी। फिर राजेश जब नहा के बाहर आता है तो इसके उसे अनुपमा का यह मैसेज दिखाता है और कहता है कि इतने दिनों में अनुपमा का फ़ोन बंद था और अभी अचानक उसका मैसेज आया है कि वो कभी लौट के नहीं आएगी। तो राजेश उसे कहता है कि मैं पहले ही यह कह रहा हूँ कि अनुपमा नाराज़ होकर घर छोड़ के गई है और वह कुछ दिनों में जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वापस आ जाएगी और इसलिए हमें पुलिस के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पर एसके कहता है कि नहीं, अब तो हमें पुलिस के पास ज़रूर चलना चाहिए
क्योंकि इतने दिनों बाद मैसेज आया है और इस मैसेज की मदद से पुलिस हमें अनुपमा को ढूंढने में हेल्प कर सकती है। इसके बाद एसके राजेश के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और अनुपमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराकर वापस भी आ जाते हैं। अभी सिर्फ 2-3 घंटे ही बीते थे कि 4-5 पुलिस वाले घर आ जाते हैं। सबसे पहले तो उनकी नज़र दीवार पर सजी अनुपमा की दुल्हन के लिबास में टंगी हुई तस्वीर पर पड़ती है। पुलिस वाले अनुपमा के बारे में राजेश और एसके से पूछताछ करते हैं। अनुपमा के पहचान पत्र और कुछ तस्वीरें लेते हैं और वापस जाने लगते हैं। उसी वक्त एक पुलिस वाले की नज़र घर में रखे एक फ्रीज़र पर पड़ती है। यह एक डीप फ्रीज़र था जो अक्सर दुकानों में ही नज़र आती है। और दोस्तों, किसी के भी घर में इतने बड़ी डीप फ्रीज़र आमतौर पर नहीं होती है, क्योंकि घरों में लोग सिर्फ नॉर्मल फ्रिज का ही इस्तेमाल करते हैं। पुलिस को इस फ्रीज़र को देखकर कुछ ठीक नहीं लगता है, क्योंकि एक तो वह फ्रीज़र नया था, मतलब उसे खरीदे हुए कुछ ही दिन हुए थे और उसमें ताला भी लगा हुआ था। पुलिस की टीम घर की दहलीज पर पहुंची ही होती है कि वापस आ जाती है और राजेश गुलाटी से पूछती है कि आखिर इतना बड़ा डीप फ्रीज़र आपके घर में क्या कर रहा है और इस नए फ्रीज़र का इस्तेमाल आप क्या रखने के लिए करते हैं। इस पर राजेश गुलाटी कहता है कि बस यूं ही कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब रखने के लिए ले लिया था। तब पुलिस बोलती है कि इस पर ताला क्यों लगा है, तो राजेश कहता है कि अनुपमा ने ही इसे ताला लगाया था और इसकी चाबी उसी के पास थी और उसी को इसके बारे में जानकारी थी। अब पुलिस राजेश पर दबाव बनाने लगता है। पहले तो राजेश मना करता है और कुछ बताने से इनकार करता है, पर पुलिस के थोड़ी सख्ती बरतने पर वह अपने घर के अलमारी से चाबी निकालकर पुलिस को थमा देता है। अब पुलिस डीप फ्रीज़र का ताला खोलती है। उसके भीतर काले रंग के कई सारे पॉलीथीन रखे हुए थे और सबों के ऊपर सफ़ेद रंग का बर्फ़ जमी हुई थी। पुलिस एक पॉलीथीन बाहर निकालती है और उन्हें खोलने पे देखती है कि उन पर मीट रखा हुआ है। फिर पुलिस वालों ने दूसरी पॉलीथीन खोली, उसमें भी उन्हें मीट मिलती है। फिर तीसरी, उसमें भी मीट था, पर थोड़ा अलग तरह का था। पुलिस ने तीसरे पॉलीथीन को बाहर निकाल कर रख दिया। मीट डीप फ्रीज़र में रखे होने से उस पर सफ़ेद रंग की बर्फ़ की पपड़ी जम गई थी और मीट एकदम पत्थर की तरह ठोस हो गया था। थोड़ी देर के बाद बर्फ़ पिघली तो दोस्तों कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई दिया जिससे वहाँ के पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। वे वहीं थर थर काँपने लगे, क्योंकि उस पॉलीथीन में इंसान के हाथ की उंगलियां थी। राजेश से जब पूछा गया तो उसने पुलिस को बताया कि यही अनुपमा है। एक एक कर डीप फ्रीज़र से सारी पॉलीथीन को बाहर निकाले जाते हैं, जिसमें टोटल 35 पॉलीथीन मौजूद थे और इन सब ने अनुपमा के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े काट कर रखे हुए थे। ये सब देखकर अनुपमा के भाई एसके चौधरी के आगे अंधेरा छा गया। उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी फूल जैसी नाजुक सी बहन का ऐसा हश्र होगा। पुलिस ने जब राजेश से पूछा कि अनुपमा के शरीर का बाकी हिस्सा कहाँ है, तो वह वहीं पे ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने पुलिस को बताया कि शरीर के बचे हुए हिस्से वह मसूरी के पहाड़ियों में फेंक आया है। दोस्तों, राजेश ने अपनी खूबसूरत बीवी अनुपमा के साथ ऐसा दरिंदगी क्यों किया, उसने खुद पुलिस वालों को पूरी दास्तां कह सुनाया। बात है 1992 की, जब राजेश गुलाटी दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। वो MCA कर रहा था और अनुपमा पटेल भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। पढ़ाई के दौरान दोनों में प्यार हुआ और उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया, पर परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे क्योंकि दोनों की जाति अलग थी। इसी बीच पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद राजेश गुलाटी को अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी लग गई। वो अनुपमा को साथ लेकर अमेरिका चला जाता है। फिर तारीख आती है 10 फरवरी 1999। इसी दिन वो दोनों शादी कर सेटल हो जाते हैं। अनुपमा ने भी MCA करी हुई थी, इसलिए उसे भी आसानी से नौकरी मिल जाती है। दोनों की ज़िंदगी काफ़ी सुकून से कटने लगती है। दोनों के घर वाले उनकी शादी पर मोहर लगा देते हैं। इसी बीच अनुपमा 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है।
दो बच्चे एक साथ होने से राजेश और अनुपमा को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो फिर अनुपमा के कहने पर राजेश वापस हिंदुस्तान लौट आता है। अनुपमा अपने दोनों बच्चों को लेकर दिल्ली में अपने माँ बाप के साथ रहने लगती है और राजेश नौकरी की खोज करने लगता है। कुछ ही दिनों में राजेश कोलकाता के बड़ी कंपनी में जॉब लग जाती है। राजेश अब कोलकाता में रहने लगता है और अनुपमा दिल्ली में रहकर बच्चों की देखभाल करने लगती है। कोलकाता में राजेश को एक उसी की सोसाइटी में रहने वाली एक महिला से प्यार हो जाता है। धीरे धीरे राजेश की कारनामों की खबर अनुपमा को लग जाती है और वह कोलकाता पहुंच जाती है। कोलकाता पहुंचते ही वो बवाल खड़ा कर देती है और वहां पे उन दोनों की बहस इस कदर होती है कि मामला थाना पहुंच जाता है। फिर थाने से मुकदमा दर्ज होता है और दोनों का मामला कोर्ट में पहुंच जाता है और कोर्ट में जाने के बाद जज आदेश जारी करता है कि राजेश को अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपनी पत्नी को हर माह 20,000 रुपये देने होंगे और वो दोबारा अपनी पत्नी को परेशान नहीं करेगा। इसके बाद कोर्ट में राजेश और अनुपमा आपस में समझौता करते हैं कि बीती बातों को भुलाकर वे अपने रिश्ते को एक और मौका दे और वे साथ में एक बार फिर से रहने लगते हैं। राजेश कोलकाता छोड़ देता है और अब वो देहरादून की किसी कंपनी में नौकरी करने लगता है। अनुपमा भी अपने बच्चों के साथ वहीं रहने लगती है। फिर उनकी ज़िंदगी काफ़ी नॉर्मल हो गई थी, पर अनुपमा के दिल में राजेश का बेवफाई का अभी भी दाग था और उसका दिल में शक घर कर लिया था। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर उनके बीच में आए दिन तकरार होने लगी और बात इतना तक बढ़ जाता था कि बात मारपीट तक पहुंच जाती थी। 17 अक्टूबर 2010 की रात दोनों बच्चे सो चुके थे। राजेश और अनुपमा के बीच फिर झगड़ा शुरू हो गया था। बात इतनी बढ़ गई थी कि हाथापाई तक उतर आई थी। इसी दौरान राजेश आवेश में आकर अनुपमा को जोरदार धक्का दे देता है। धक्का लगने से अनुपमा का सिर पास के बेड में जाकर टकरा जाता है और वह उसी वक्त बेहोश हो जाती है। कुछ देर तक उसे होश नहीं आता है तो राजेश उसकी सांसें चेक करता है। उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। फिर राजेश सोचता है कि अनुपमा पहले ही उस पर मुकदमा दर्ज करा चुकी है और फिर से उस पर केस न कर दे, इसलिए वह अनुपमा को मारने का फैसला कर लेता है। वह घर में रखी रुई लाता है और उसे अनुपमा के मुंह और नाक में ठूस कर उसकी सांसें रोक देता है। आखिरकार दम घुटने से अनुपमा की मौत हो जाती है। राजेश ने अनुपमा का शव को उठाकर बाथरूम में रख दिया। वो रात भर सोचता रहा कि अब वो लाश को कैसे ठिकाने लगाए। बाहर लेकर जाने पर देख लिए जाने का डर था। फिर राजेश के दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक प्लान आता है। वो अगले दिन सीधा बाजार जाता है और वहाँ से वो डीप फ्रीज़र खरीद के लाता है। वो फ्रीज़र को अपने घर में रखता है, फिर दुकान जाता है और लकड़ी काटने वाली इलेक्ट्रिक मशीन को लेकर आता है। तीसरी बार फिर वह बाजार जाता है और दूसरी दुकान से आरी खरीदता है। फिर दोस्तों, उसने अनुपमा की लाश को डीप फ्रीज़र में रख दिया और जब रात में उनके बच्चे सो गए तो उसने अनुपमा के शरीर टुकड़े कर शरीर का एक एक हिस्सा अलग कर दिया। पहले उसने पैर काटे, फिर हाथ काटे। ऐसे करके करीब करीब 72 टुकड़े उसने अनुपमा किए। फिर जब भी छुट्टी मिलती राजेश अपने बच्चों को लेकर देहरादून तो कभी मसूरी चला जाता और रास्ते में कहीं पहाड़ी इलाका या खाई वगैरह दिखाई देता तो वहीं गाड़ी रोककर एक पॉलीथीन फेंक देता था। दोस्तों, बच्चों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनके पापा जिस पॉलीथीन को फेंकते थे उसमें उनकी माँ है। दोस्तों, इसी तरह से अक्टूबर बीत गया, फिर नवंबर भी बीत गया और राजेश का अनुपमा की लाश को ठिकाने लगाने का सिलसिला चलता रहा। डीप फ्रीजर में रखे अनुपमा की लाश एकदम ठोस और बर्फ़ बन चुकी थी और उनमें बदबू नहीं आती थी। इस कारण किसी को कोई भी शक नहीं हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि राजेश ने इस तरह से लाश को ठिकाने का आइडिया एक हॉलीवुड फिल्म साइलेंस ऑफ द लैम्ब से लिया था, जिसमें कि इसी तरह लाश को ठिकाने लगाया जाता है। राजेश ने अपने बच्चों और अपने ससुराल वालों को यह बताया था कि अनुपमा नाराज़ होकर कहीं चली गई है। वो अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रहा था।
जैसे सुबह उन्हें स्कूल के लिए तैयार करना, नाश्ता बनाना वगैरह। राजेश अपने इस प्लान में कामयाब हो ही गया था। उनके पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भनक तक नहीं थी कि अनुपमा अब मर चुकी है और इसी घर पर डीप फ्रीज़र में बंद है। पर वो कहते हैं ना दोस्तों कि जुर्म कभी भी छुपता नहीं है, और राजेश के साथ भी वही हुआ। उसकी एक गलती उस पर बहुत भारी पड़ गई। वो गलती थी कि अनुपमा के फ़ोन से उसके भाई को मैसेज करना, वो भी उस समय जब उसका भाई घर आया हुआ था। अनुपमा के भाई को अपने जीजा पे शक हो गया था। उसने पुलिस थाने में चुपके से SHO से कहा था कि अनुपमा के बारे में उसके जीजा को ज़रूर कुछ ना कुछ पता है और वो हमसे कुछ छुपा रहा है। दोस्तों, अनुपमा का फ़ोन जो 57 दिनों से बंद था, उससे मैसेज अचानक आना SK चौधरी को उसके जीजा के ऊपर शक करने पे मजबूर कर दिया। और वो ये भी जानता था कि जीजा और दीदी के बीच लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती थी। इसी कारण पुलिस शुरू से ही राजेश के साथ थोड़ी सख्ती से पूछताछ कर रही थी। राजेश एक वेल एजुकेटेड व्यक्ति था, पर उसके जुर्म ने उसकी और उसके पूरे परिवार की ज़िंदगी तबाह कर दी। 1 सितंबर 2017 को कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और 15 लाख जुर्माना भरने का आदेश दिया। इन पैसों में 70,000 राजकीय कोषी में जमा किए गए और बाकी के पैसे बच्चों के परवरिश के लिए उनके नाना नानी को सौंप दिए गए। दोस्तों, 2010 से जेल में कैद राजेश गुलाटी ने जब 2021 में अपने जवान हो चुके बच्चों से मिलने और बाहर की दुनिया देखने की ख्वाहिश जताई तो उसे निराशा ही हाथ लगती है। कोर्ट उसे इसकी इजाज़त नहीं देती है और कहती है कि उसके जैसे इंसान को जेल से बाहर जाने का कोई हक नहीं है। उसके लिए दुनिया में कोई जगह है तो वो है जेल की काल कोठरी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपना सुझाव हमें कमेंट कर सकते हैं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।